नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 में लाल किले की प्राचीर से क्या भाषण दिया, क्या कहा उन्होंने, ये आपके एग्जाम में बहुत अहम रोल निभाएगा। कई सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हमने इसमें देखा कि पीएम मोदी ने एक शब्द यूज किया, शब्दधारा। ये शब्दधारा क्या है? और आपने देखा होगा कि देश में जेन ज़ी आंदोलन चल रहा है। जगह-जगह, कोने-कोने छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूल में कमियों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार ने भी ये समझा है कि युवाओं को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और युवाओं को ध्यान में रखने की बात अपने स्पीच में जो है पीएम मोदी ने कही है। तो वो क्या सारी चीज़ें कही उन्होंने, आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 2026 में उन्होंने जो है 75 मिनट का भाषण दिया और ये प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 13वां भाषण है प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। 2014 में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था स्वतंत्रता दिवस पर, जो कि 65 मिनट का था और सबसे छोटा भाषण जो है 56 मिनट का 2017 में दिया था। सबसे लंबा जो भाषण रहा है, स्पीच रही है पीएम मोदी की, वो 103 मिनट की रही है 2025 में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे लंबी स्पीच पीएम मोदी की जो है कब रही? तो 2025 में। और अभी आप देखोगे कि ये समय जो है कम हुआ है। 2017 में भी आप देखोगे कि 56 मिनट था, जो सबसे कम है। 2026 में आप देखोगे 75 मिनट। और ऐसे ही अन्य पीएम की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने जो है लगातार 17 भाषण दिए, 17 स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिए, 17 स्पीच दी। कब से कब तक दी? तो 1947 से लेकर 1963 तक जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 17 स्पीच हैं। वहीं ये फर्स्ट नंबर पर आ गए, सेकंड पर आ गए आपके मोदी जी। ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी थी, लेकिन रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। मोदी जी के नाम पे 13 स्पीच हैं स्वतंत्रता दिवस पर और तीसरे नंबर पर हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इनके जो स्पीच हैं वो हैं 11। कब से कब तक हैं? तो इनके हैं 1966 से लेकर 76 तक इन्होंने लगातार 11 स्पीच दी है स्वतंत्रता दिवस पर। और पीएम मोदी 13 2014 से लेकर अब तक 2026 तक। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे मुख्य पॉइंट्स की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए विकसित भारत 2047, ये लक्ष्य है भारत को विकसित बनाने का, प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। और वो रोड मैप क्या है? उस रोड मैप के अंतर्गत उन्होंने सप्तधारा, ये नाम याद रखना, सप्तधारा, शक्ति की 7 धारा, ये रोड मैप बताया। हम इसको डिटेल में, इन सारे पॉइंट्स को आगे डिटेल में समझने वाले हैं। दूसरी बात करी उन्होंने युवाओं की, ये विकास का केंद्र बिंदु बनाए जाएं। ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु लक्ष्य, बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्रांति, प्रगति, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन सुधार, इन सभी की बात उन्होंने की है। अब हम जो है इनको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। शक्ति की सप्तधारा क्या है? शक्ति की सप्तधारा क्या है कि देश में जो है आर्थिक और जो रणनीतिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए 7 ऐसे पिलर हैं, 7 जो धाराएं हैं वो बताई हैं सप्तधारा के रूप में। तो वो क्या है? पहला है विनिर्माण। तो विनिर्माण, इसमें लक्ष्य क्या है? भारत को जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक ट्रस्टेबल, विश्वसनीय केंद्र बनाना है। और इसका फोकस क्या होगा? तो फोकस होगा आपका जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और जो घरेलू श्रृंखला है, वहां डिजाइन से लेकर उत्पादन तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की जा रही है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इसमें जो है किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए एफटीए की बात की उन्होंने। सेमीकंडक्टर की आप देखोगे तकनीक एवं नवाचार में, तो अभी इंडिया में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट कार्यरत हैं, बाकी और भी आगे बन रही हैं। लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी की बात देखोगे तो पीएम गति शक्ति, और इसके माध्यम से कनेक्टिविटी, हाई स्पीड रेल की बात की गई, आधुनिक राजमार्ग, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रणाली जो है उनकी बात की गई। रक्षा और डिफेंस की बात करोगे तो यहाँ पर जो है रक्षा रक्षा और डिफेंस में बात करोगे तो रक्षा निर्यात में जो है 50 गुना वृद्धि की बात उन्होंने की है। 50 गुना वृद्धि हुई है और जो प्रोडक्ट है लगभग 100 देशों तक इंडिया के जो रक्षा से संबंधित प्रोडक्ट हैं पहुंच रहे हैं। साथ ही आप देखोगे ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी की बात की तो हरित हाइड्रोजन आपने नाम सुना होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें जो है वैश्विक नेतृत्व तो इंडिया करना चाह रहा है। साथ ही यहाँ पर जो इसकी कोस्टल लाइन है, इंडिया की बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, इसका उपयोग करके मछली पालन, समुद्री पर्यटन, इनको बढ़ावा देने की बात की। सॉफ्ट पावर 7वां है ये।
तो सप्तधारा हम देख रहे हैं, इसमें 7वां है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या है इंडिया की? पहले आप देखोगे योग, ठीक है, योग हुआ, आयुर्वेद, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर है इंडिया की। योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, ठीक है, और इंडिया की सांस्कृतिक विरासत। तो इसके माध्यम से क्या है, दुनिया पर अपनी सॉफ्ट पावर रखना। और साथ ही यहाँ पर गेमिंग, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट, ये भी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका है शक्ति की सप्तधारा, जो कि इंडिया को आर्थिक और रणनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका परिचय पीएम मोदी ने दिया। तो अब जो है हम अगला पॉइंट देखेंगे, जिसमें उन्होंने बात करी युवा शक्ति और रोजगार के नए अवसरों की। तो एआई स्किल मिशन की बात करी, उसमें उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य जो है सरकार का है। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, स्पोर्ट टैलेंट मिशन, तो इसमें 2036 के ओलंपिक खेल जो मेजबानी करेगा इंडिया, उसकी तैयारी के लिए भारत में 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ग्राम लेवल पर टैलेंट हंट अभियान चलाया जाएगा। मतलब 5 से 16 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उनको चयनित किया जाएगा और उन्हें जो है अच्छे से सिखाया जाएगा और उनको तैयार किया जाएगा ओलंपिक के लिए। इसमें बायो इकोनॉमी की उन्होंने बात की, स्टार्टअप्स की बात की, जिसमें देश में 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत जो स्टार्टअप है वो मौजूद हैं। ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु लक्ष्य के बारे में क्या कहा? तो परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य। साथ ही इस दशक में 5 नए परमाणु रिएक्टर शुरू किए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए सौर ऊर्जा की प्रगति और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके बारे में कहा कि 50 लाख से अधिक परिवारों ने इसे अपनाया है, जिससे उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। हाइड्रोजन ट्रेन, भारत ने दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन पेश कर इस क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित किया है। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि भारत में जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कब चली और कहाँ चली? ठीक है, इसके बारे में आप जो भी जानते हैं वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए। आगे हम देखते हैं कि आगे उन्होंने कहा सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण। तो लखपति दीदी योजना की उन्होंने बात की। महिला आरक्षण, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में जल्द लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। ये लागू कब होगा? ये जो हमारी जनगणना चल रही है, इस जनगणना के बाद में जब नया परिसीमन होगा, उसके बाद इनको जो है 33% जो आरक्षण है महिलाओं को, वो दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभाओं में। साथ ही स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत की बात यहाँ पर उन्होंने की। और शिक्षा की बात उन्होंने की कि 2004 से 14 के बीच में 350 से कम विश्वविद्यालय थे। पिछले 12 वर्षों में 650 नए विश्वविद्यालय जुड़े हैं। तो इस हिसाब से लगभग इंडिया में 1000 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। मेडिकल सीटों की संख्या भी 400 से बढ़कर 850 हो चुकी है। ठीक है, अब उन्होंने आगे और क्या कहा? उन्होंने आगे राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन सुधार पर बात की। तो नक्सलवाद को इन्होंने यहाँ पर बहुत ही मुख्यतः लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद पराजित हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद, ये इन्होंने एक टर्म यूज किया था, दिमागी नक्सलवाद। ठीक है, दिमागी नक्सलवाद से समाज को बचाना जरूरी है। जो पिछले 3500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो यहाँ उनके बलिदान की भी बात की। सिविल डिफेंस नेटवर्क, आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति जैसे कि साइबर हमले, डेटा सेंटर पर हमले, इसको देखते हुए एक अच्छा सा नागरिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने की घोषणा की गई। और जनगणना, सेंसस, युवाओं से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने, डेटा के डिजिटलीकरण में परिवारों की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने बात की कानून और सुधार की। तो ऐसे कई सारे कानून थे जो बहुत पुराने टाइम से मौजूद थे, जो आज काम में नहीं आ रहे थे या फिर आ भी रहे थे तो लोगों को वो परेशानी क्रिएट कर रहे थे। तो ऐसे पुराने कानून जो है निरस्त कर दिए गए। ये बात उन्होंने अपने इसमें भाषण में शामिल की गई। पीएम मोदी के इंडिपेंडेंस डे 2026 पर जो उनकी स्पीच थी, उसके हमने मुख्य बिंदुओं को समझा, जिसमें सप्तधारा और एक हमने देखा नक्सलवाद के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन सुधार में नक्सलवाद में उन्होंने दिमागी नक्सलवाद की बात की। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना है। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसमें विपक्षी दलों से सहयोग की बात की। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इन पॉइंट से बन सकते हैं, इन पॉइंट से जुड़े हुए अन्य जो फैक्ट हैं वहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम अगले किसी और टॉपिक के साथ में।